आज जो हम लोग करेंगे वो पूरे पेपर को एक बार देखेंगे। पेपर में किस क्वेश्चन का क्या आंसर बनना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इस पे बात करेंगे। और कहीं पे कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी कि हाँ ये वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, तो फिर लास्ट में उस पे डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज कोई स्पेशल टॉपिक को कवर करने हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक। सर कौन से पेपर की बात हो रही है सर? सॉरी। कौन से पेपर की बात हो रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो वो पेपर आप ले लीजिए हाथ में, तब बात मेरी समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, डिस्कस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। ये सभी के पास यही है क्वेश्चन पहला। नो सर, ये दूसरा है जो कॉलेज से आया उसकी बात कर रहा है हाँ ना। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें आया पहला, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्कस हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी अंडर द एक्ट। हाँ चलिए ठीक है, लगभग बात वही है कि सर यानी ट्रांसफर। अगर आपके पास कोई और है तो वो भेज दीजिए हमें। नहीं, मेरे पास तो यही है फिलहाल। ओके सर। हाँ, तो यहाँ यानी आपसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है और उसके एसेंशियल्स क्या है, वैलिड ट्रांसफर के एसेंशियल्स क्या है। और फिर उसी में एक बात जोड़ दी गई कि विच प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड वैलिडली, एक्सप्लेन। यानी यदि आप पेन से लिखना चाहें तो पेन से ही इस बात को बढ़ा लेंगे जो इसमें बढ़ा हुआ है। विच प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड वैलिडली, एक्सप्लेन। तो इसमें जो हम लोगों को करना है, सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को बताना है, जो सेक्शन 5 के अनुसार, यानी एज पर सेक्शन 5 आप लिखेंगे, एज पर सेक्शन 5 ऑफ टीपीए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स when a living person conveys in present or in future one or more other living person, यानी एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को या एक से अधिक लिविंग पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी को कन्वे करता है, चाहे वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो उसी बात को आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसके बाद लिख देंगे आपकी दिस ट्रांसफर या दिस कन्वेंस कैन be this conveyance will be made by the act of parties। ये बात से आपकी पहला पैराग्राफ आपने जब लिख लिया, तब फिर अब उसके एसेंशियल्स बता देंगे आप, जो जिन एसेंशियल्स की हम लोगों ने चर्चा की थी। अब इसके बाद अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि विच प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड वैलिडली, तो उसके लिए फिर चले जाएंगे आप सेक्शन 6 पे। और 6 में जिन प्रॉपर्टीज की बात की थी हम लोगों ने कि किन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। सर ये क्लियर हो जो गया? आपने इसमें एसेंशियल बताया, तो एसेंशियल में क्या डालेंगे इसके? एसेंशियल्स में हम लोगों ने सेक्शन 5 में चर्चा की थी ना। सेक्शन 5 में जो हम लोगों ने बताया था, जब एक जीव व्यक्ति दूसरे व्यक्ति हाँ, जीव व्यक्ति मैं को मैं अपनी नाम प्रॉपर्टी। मैं नाम ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे पार्टीज, तो पार्टीज में ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। ठीक है, मतलब दो पक्ष होने चाहिए, इम्यूनेबल प्रॉपर्टी हो चाहिए, वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए, और पक्षों की योग्यता, यही ना सर? आवाज तो लगी आपकी। सर ही चले गए। होल प्रॉपर्टी को या पार्ट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कंडीशनल या अनकंडीशनल आप कर सकते हैं, यानी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ये सारी पॉइंट्स की हम लोगों ने चर्चा की थी, लगभग 10-12 पॉइंट्स थे। तो उन पूरे पॉइंट्स को आप लिख देंगे तो वो वैलिड ट्रांसफर के एसेंशियल्स हो जाएंगे। हो गया? ये पहला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। आगे बढ़िए। हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए।
तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है? आप ही लोग पढ़िए, मैं उसका आंसर करता हूँ। वेस्ट इंटरेस्ट और कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, अच्छा, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। ये तो आपको Discuss वेस्ट, discuss 29 और between them 21। with examples. डिस्कस, Between them with examples. अच्छा अच्छा, डिफरेंस भी पूछा जा रहा है। Hmm. तो वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब है कि जब कोई इंटरेस्ट आपको दिया जाए तो उस देते समय आपसे उसकी कोई टाइमिंग का उसमें वर्णन ना किया जाए, उल्लेख ना किया जाए, यानी डिस्क्राइब ना हो कि कब ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यदि आपने ऐसा कोई उसमें एक्सप्लेनेशन या क्लास नहीं डाला हुआ है कि ये कब आपको मिलेगा, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। दूसरा कि आपने उसमें टाइम डाला हुआ है कि ये देन एंड देयर इफेक्टेड हो जाएगा तब, या फिर आपने टाइमिंग को किसी ऐसी कंडीशन पे डिपेंड किया हुआ है जो कंडीशन सर्टेन है, यानी निश्चित रूप से उसका होना सर्टेन है, यानी श्योर है। जैसे कि मैंने कहा कि सूर्योदय के बाद आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो सूर्योदय होना सुनिश्चित है, बिल्कुल सर्टेन है। तो इस तरह की कोई कंडीशन हो तो तीन बातें, यानी कि या तो टाइम मेंशन ना हो, या टाइम मेंशन हो तो किसी सर्टेन इवेंट पे डिपेंड हो, और या तो देन एंड देयर इफेक्ट अफेक्टेड करने की आपने बात कही हो उसमें। तो इसी को आप कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, इसमें लॉ की लैंग्वेज में। और अपनी भाषा में हम लोग बातचीत करें तो यानी कि जहां आपने कोई कंडीशन मेंशन ना की हो, कोई कोई इफ बट ना हो, देन एंड देयर और पूरी तरह से वो राइट आपको मिल रहा हो, तो उसको आप कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। और कंटिंजेंट इंटरेस्ट का मतलब है कि वो निश्चित रूप से किसी ऐसी इवेंट पे डिपेंड होगा जो इवेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और उसके होने या ना होने पे वो डिपेंड हो सकता है। तो उसी को आप कहते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जो आपकी अपने कंट्रोल में ना हो और जिसे आप कंट्रोल ना कर सकते हो। तो इस सेंस में आप देखेंगे कंटिंजेंट को और वेस्टेड को। अब इसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों बातों से ही उन दोनों का डिफरेंस भी पता चल जा रहा है। और वेस्टेड इंटरेस्ट की बात की गई सेक्शन 19 में, और कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात की गई है सेक्शन 31 टू 36। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Explain the rule against perpetual and its exceptions. Explain the rules Against perpetuity and its exceptions under the Transfer of Property Act. हाँ, रूल ऑफ परपिचुटी या रूल अगेंस्ट परपिचुटी की बात की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो जनरल रूल है प्रॉपर्टी के सेंस में, या लॉ जो चाहता है आपसे कि प्रॉपर्टी लगातार ट्रांजैक्शन में बनी रहे, यानी लॉ हम लोगों से अपेक्षा ये करता है कि प्रॉपर्टी को कभी एक जगह रोका ना जाए, बल्कि वो लगातार ट्रांजैक्शन में बनी रहे, एक दूसरे से ट्रांसफर होती रहे एक दूसरे को। इसके अगेंस्ट यदि आपने उस प्रॉपर्टी को कहीं एक जगह रोकने की कोई बात की, या कोई आपने प्रोविजन किया ट्रांसफर के समय, जैसे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसी ट्रांसफर की डीड में या उसी कंडीशन में आपने कुछ ऐसा लिखा या किया या कंडीशन लगा दी कि वो प्रॉपर्टी एक ही पार्टी के पास जनरेशन टू जनरेशन बनी रहेगी, यानी दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगी, उसको कहेंगे आप परिपिचिटी, यानी लंबे समय तक एक ही जगह उसको रोकना। तो लॉ प्रॉपर्टी को रोकना नहीं चाहता, ये इसलिए लॉ ने क्या प्रोविजन किया, रूल अगेंस्ट परपिचुटी, यानी एक जगह रोकी ना जा सके, इसलिए वो प्रोविजन किया गया है सेक्शन 14 में। तो लॉ ट्रांजैक्शन में बिलीव करता है, ट्रांजैक्शन को प्रमोट करता है, परपिचुटी को प्रमोट नहीं करता है। तो इसलिए बात की गई 14 में कि परपिचुटी ना होने पाए, इसलिए उस परपिचुटी के अगेंस्ट रूल बनाया गया। तो क्या रूल बनाया गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है किसी अनबर्न को, तो अनबर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो आपने यदि अनबर्न को लिमिटेड राइट दे दिया, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी लिमिटेड राइट दे दिया, और आप इसी तरह से 10 20 50 जनरेशन को लिमिटेड राइट देते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टी उस जनरेशन से बाहर नहीं निकल पाएगी, हमेशा उसी जनरेशन में बनी रहेगी, आने वाली जनरेशन के बीच में ही वो हमेशा चलती रहेगी। तो सेक्शन 14 इसी बात को रोकने के लिए ये प्रोविजन करता है कि आप जब भी किसी अनबर्न को प्रॉपर्टी देंगे तो केवल और केवल तब तक रोक सकते हैं उन अनबर्न के बीच में और लिविंग पर्सन के बीच में कि केवल और केवल लिविंग पर्सन की लाइफ जो मैक्सिमम हो, या फिर
उस अनबर्न की मेजॉरिटी तक, तो यानी मैक्सिमम 18 ईयर्स तक, या जो प्रायर इंटरेस्ट है उसकी लाइफ टाइम तक। और जो हम लोगों ने सेक्शन 13 में बात की थी, उसी सेक्शन 13 के रेफरेंस में ये बात मैं कह रहा हूँ। तो सेक्शन 13 अगर क्लियर है तो ये बात मेरी समझ आ रही होगी, अदरवाइज ये बात समझ नहीं आ रही होगी। तो पहले कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जहां अनबर्न को ट्रांसफर की बात की गई है, तो फिर ये बात मेरी और ज्यादा समझ आएगी आपको। कोई क्वेश्चन ऐसा तो दिख रहा है जो अनबर्न से रिलेटेड हो? सेक्शन सर सेक्शन 13 में तो ऐसा बोलता है ना कि आपका अगर जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो अनबोर्न चाइल्ड को, तो उस केस में अगर वो एग्जिस्ट कर गया, नहीं अभी टर्म में आ गया वो चाइल्ड, तो वो मतलब ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद जैसे ही वो मतलब आ जाएगा, जब हम्म। बर्थ हो जाएगा तो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और उसमें कंडीशन ये भी डाल सकते हैं, अगर वो उसमें अगर वो 18 तक का उसका जो है उसको मतलब कुछ भी उस पर एक्शन नहीं सकता, उसके बीच में जो भी विडेटर रहेगा, उसके जो पेरेंट्स रहेंगे, तो 18 ईयर तक का उसको वो एंजॉय करेंगे। बाद में जो है वो उसके नाम ऑटो ट्रांसफर हो जाएगी। ये यही है 3 इयर्स वाला क्या एक बात आपने बोली लास्ट में? लास्ट में जो 18 ईयर्स का बताया ना, कि जैसे कि बीच में अभी वो वन बोर्न चाइल्ड आया नहीं, तो अभी उसके बीच में कोई रहेगा, उसके पेरेंट्स रहेंगे, कोई गार्जियन हाँ, रहेगा, तो प्रायर वो प्रायर इंटरेस्ट जिसको आप बोलते हैं। हाँ प्रायर इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, तो पहले उसको हम्म। वो उसके आने से पहले वो प्रायर इंटरेस्ट में उनके नाम ट्रांसफर रहेगी, वो उसको यूज करेंगे। जैसे हम्म। अनबोर्न चाइल्ड का जो बर्थ हो जाएगा, बर्थ होने के बाद हम्म। वो सीधा ओनरशिप उसको मिल जाएगी। बट ये है कि जब तक वो 18 ईयर का नहीं हो जाता, तब तक वो उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। उस बीच में जो प्रायर इंटरेस्ट वाले लोग हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं, और उसके भरण पोषण में उसको यूज कर सकते हैं। यही बोलता है ना हाँ। सर 13। हाँ, तो और 13। हम्म। ये इसमें 14 आ रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन आ नंबर रही है। 14 है, उसमें है अनबोर्न का ना। अच्छा, हाँ, तो मैं ये आपने जितनी बातें कही बिल्कुल सही बात है, उसमें और केवल दूसरा सर, आपको एक यहाँ एक पे एक डाउट है सर, जो 14 आपने बताया ना, 14 सेक्शन, तो हम्म। उसमें एक डाउट है सर, कि जैसे हम्म। आपने बताया इसके अगेंस्ट कि वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो उस हम्म। केस में सपोज कि मैं अपने जो है ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो हम्म। ग्रैंडसन जो है 18 का कंप्लीट कर लिया, तो हम्म। 18 होने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर वो सेल नहीं कर पाएगा ना परपेचुइटी रूल के अगेंस्ट, जब तक कि मैं अलाइव हूँ और मेरा नहीं नहीं, बेटा अलाइव। पहले तो सेक्शन 13 को आप सुने ध्यान से, 13 को समझ लेंगे तब चलते हैं 14 पे। तो 13 में जो बात की गई है कि आप किसी अनबर्न को डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 5 का वायलेशन हो जाएगा, यानी इंटर वीवर्स वाला जो रूल है वो कहीं ना कहीं हाँ वायलेशन हो रहा है उसका। हाँ तो फिर 13 में ये बात कही गई कि आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके किसी लिविंग पर्सन में और फिर अनबर्न को दे सकते हैं, यानी फॉर बेनिफिट ऑफ अनबर्न पर्सन। उसका मतलब टोटल ये निकल के आ गया कि फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबर्न पर्सन। तो ठीक है सर। जब आपने अनबर्न पर्सन को दिया और जब उसकी बर्न हो गई प्रायर इंटरेस्ट की अपनी लाइफ के दौरान, तो उसे मिल गया। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है एज पर सेक्शन 13 हम लोगों ने बात की। अब ठीक है 13 यहीं पे रुक जाता है। 13 18 ईयर्स की या और किसी तरह की बात नहीं करता। जो 18 ईयर्स की बात हो रही है वो 14 में हो रही है, बस आपको ध्यान यही रखना है। ठीक है तो सर। जो हम लोगों ने बात की दो बातें, कि आप उस प्रॉपर्टी को अर्नबर्न को कब देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, यानी उससे अधिक आप रोक नहीं सकते हैं प्रायर इंटरेस्ट के पास। तो कब तक देने के लिए आप बाध्य हैं, कब बाध्य हो जाएंगे, कब आप बाउंड हैं, कि मैक्सिमम उस प्रॉपर्टी को आप अनबर्न को देने से रोक सकते हैं 18 ईयर्स तक, यानी उसकी मेजॉरिटी तक, या फिर जब तक प्रायर इंटरेस्ट जीवित है या जब तक उसकी लाइफ है तब तक। तो ये दो कंडीशन आप लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। और यही टोटल बात कह रही है सेक्शन 14। और ये बात हो कि किस सेंस में रही है, ये बात इस सेंस में हो रही है कि मैंने कहा कि मैंने एक प्रायर इंटरेस्ट किया, और आपने जैसे कहा कि आपने ग्रांड सन को कोई प्रॉपर्टी देने की बात की उस डीड में, उस ट्रांजेक्शन में। तो ग्रांड सन को आपने प्रॉपर्टी देने की बात की और बीच में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, किसके फेवर में? अपने सन के फेवर में। तो ओके। आपने अपने सन के फेवर में एक ट्रांसफर किया, प्रेजेंट ट्रांसफर, और फ्यूचर ट्रांसफर आपने किसके फेवर में किया? अनबर्न के, यानी ग्रांड सन के फेवर में। तो यहाँ यही हमें टेक्निकलिटी समझनी है कि जो आप ग्रांड सन को दे रहे हैं, तो वहां ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते कि मेरे ग्रांड सन को ये प्रॉपर्टी जाएगी, फिर ग्रांड सन से ग्रांड सन के सन को जाएगी, या आगे की किसी जनरेशन को जाएगी। यही वाली कंडीशन आप नहीं लगा सकते। इसी सारी बात को 14 में कहा जा रहा है।
क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने 18 ईयर्स की लिमिट लगा दी तो अब आगे कोई बात नहीं होनी है। और सेक्शन 13 ही अपने आप में ये बात कह रहा है कि जब भी आप अनबॉर्न को देंगे तो लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, आपको हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब कि आगे प्रॉपर्टी आपकी नहीं जा पाएगी। जैसे ही आपने किसी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया तो इसका मतलब अब आपका राइट खत्म हो गया। अब आप आगे डायरेक्शन नहीं दे सकते कि प्रॉपर्टी अब फिर किसको मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी। तो इन्हीं दोनों बातों को मिला करके जब आप समझेंगे तो 13 अपने आप में अलग हो जाएगी, 14 अलग हो जाएगी। और 13 पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम ही सेक्शन 14 करता है, या दूसरे शब्दों में आप कहें कि 13 को ही एक्सप्लेन करने का काम 14 कर रही है। अब बताइए। सर इसमें एक पॉइंट मैं ये पूछना चाह रहा था हाँ हाँ कि जैसे प्रायर इंटरेस्ट का लाइफ टाइम तक एक ही कंडीशन पे भी हम दे सकते हैं, अब वो प्रायर इंटरेस्ट का जो लाइफ टाइम तक इसके बाद रहेगी देर आफ्टर अनबोर्न, उसका 18 वाला हटा सकते हैं? इसमें 13 के रिगार्डिंग? नहीं 14 में अच्छा 14 में देखिए 14 सी में एक ही कंडीशन लगा सकते हैं हम प्रायर हाँ इंटरेस्ट का लाइफ टाइम तक एंड हाँ देर बिल्कुल आफ्टर बिल्कुल, अनबोर्न। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। Sorry, doctrine of election and application of the relevant cases law. अच्छा तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में हम लोगों ने बात की थी कि जब आपके पास दो ऑप्शन हो और उन दोनों में से आप कोई एक ही चूज कर सकते हैं, यानी दोनों साथ साथ एग्जिस्ट नहीं रह सकते, ऐसा राइट है आपके सामने जो कि एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा आपको, और उसी चूज करने को आप कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। यानी जैसे कि आप सामान्य अपने चुनाव में देखते हैं कि आपके सामने एक कैंडिडेट के अलावा अगर दो हो गया या उससे अधिक हो गया, एक हो गया तो वो अपने आप ही इलेक्टेड मान लिया जाता है। और 3 4 5 10 हैं तो आप उनमें से किसी 2 या 4 या सभी को इलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो राइट है केवल एक को आप अवेल कर सकते हैं। उसी तरह की बात प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी हो रही है कि आपको अगर ऑप्शन दिया गया, आपको कंसिडरेशन दिया गया उस प्रॉपर्टी के लिए और प्रॉपर्टी है आपके पास, तो या तो आप प्रॉपर्टी को चूज करेंगे या उसके कंसिडरेशन को चूज करेंगे। तो कंसिडरेशन आप चूज करेंगे तो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और आपने प्रॉपर्टी को चूज किया तो आपको कंसिडरेशन वापस करना पड़ेगा। इसी पूरे मैकेनिज्म को हम कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। और इसमें फिर हमने टर्म्स कंडीशन की बात की थी, एसेंशियल्स की बात की थी, एक्सेप्शंस की बात की थी। तो उन सारी बातों को आपको लिखना होगा और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड केस लॉ लिख लेना होगा। सर इसमें मेन केस लॉ बता सकते हैं कोई एक की जो इसके सपोर्ट? कूपर वर्सेस कूपर का हम लोगों ने जिक्र किया था। कूपर वर्सेस कूपर, जिसमें कहा गया था कि आप हॉट एंड कोल्ड एक साथ नहीं ले सकते हैं, और एक ही साथ आप किसी बात को एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसी के संबंध में हम लोगों ने एक 2020 के केस का जिक्र किया था, जिसमें इसी तरह की बात उसमें भी कही गई थी। तो इन केसेस को, दोनों केस को आप लिख देंगे। सर कौन से 2020 का केस लो? 2020 वाला इलेक्शन का केस, चलिए मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों को अलग से। ठीक है सर, ओके। इलेक्शन लिख के उसके आगे मैं केस लिख दूं। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट बोलिए। इसमें फाइंड वो भी कवर हो मॉर्गेज एंड डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। सॉरी फिर से एक बार। सर मॉर्गेजर के बारे में है, ये मॉर्गेज और मॉर्गेजी के बारे में, राइट, और ये मॉर्गेज काइंड ऑफ मॉर्गेज। चलिए मैं पढ़ता हूं एक क्वेश्चन, देखिए। डिफाइन मॉर्गेज एंड इट्स काइंड्स, एक्सप्लेन एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज, हाउ मॉर्गेज इज अफेक्टेड, और फिर यहाँ पे इन्हीं पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज की बात की जाएगी। ठीक, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ सर यही क्वेश्चन है, मिलता जुलता। हाँ तो अब डिफाइन मॉर्गेज का मतलब कि हम लोगों ने बात की थी कि मॉर्गेज है क्या। तो मॉर्गेज का मतलब कि आपको पैसे की नीड है और आपके ऊपर क्रेडिटर का विश्वास नहीं है, तो वो कहता है कि कोई प्रॉपर्टी आप मुझे दीजिए इस लोन की रिकवरी के लिए या रीपेमेंट के लिए, जिससे कि मैं सिक्योर हो सकूं या श्योर हो सकूं कि आप रीपेमेंट करेंगे। तो आपने इमोबल प्रॉपर्टी अपने लोन के अगेंस्ट अपने क्रेडिटर के फेवर में ट्रांसफर की, तो इसी ट्रांजैक्शन को हम मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। तो ये पहले 2 4 लाइन लिख देंगे आप, और फिर इसके बाद काइंड्स पूछा जा रहा है आपसे या एसेंशियल्स अगर पूछा जाएगा तो एसेंशियल्स में फिर उन्हीं बातों को अलग अलग आप लिखेंगे, पार्टीज, कंसिडरेशन, सब्जेक्ट मैटर,
इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफर, और ये पार्टीज में आपका एक ट्रांसफरर हो गया, ट्रांसफरर को आप मॉर्गेजर कहेंगे, ट्रांसफरी को मॉर्गेजी कहेंगे, और जो आपका लोन अमाउंट है वो मॉर्गेज मनी कहलाता है, और जो डीड आपके बीच बनेगा वो मॉर्गेज डीड होगा। तो ये सारी बातें आपको उसमें एसेंशियल्स में लिखनी है। और मोड में अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा ही गया है इसमें कि हाउ मॉर्गेज इज अफेक्टेड, यानी कैसे मॉर्गेज को आप क्रियान्वित करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके बारे में सिंपल वही रूल है कि यदि आपका जो लोन अमाउंट है वो 100 और एबव है तो आप रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही ऐसा कर पाएंगे, और वो रजिस्टर्ड डीड एटलीस्ट 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेड भी होनी चाहिए। और यदि आपका लोन अमाउंट 100 बिलो है तो फिर आप इसे ओरल या रजिस्टर्ड डीड दोनों में से किसी के तरीके से भी कर सकते हैं। और पार्टीज के अगर आप राइट्स और लाइबिलिटीज की बात करें तो उनके जो राइट्स होंगे सिंपल जो सामान्य पार्टीज के बीच होते हैं कि जब आपका मॉर्गेज खत्म हो जाएगा तो मॉर्गेजर के पास क्या क्या राइट है कि वो अपने डीड को मांग सकता है, प्रॉपर्टी का पोजीशन उसने आपको दिया है तो वो मांग सकता है, प्रॉपर्टी का पोजीशन, डीड और डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ भी उसने आपको दिया होगा तो वो मांग लेगा। और अकाउंट अगर उसका कुछ हो रहा होगा, आपके पास लेन देन है, वो लेने का उसका अधिकार है। और इसी तरह उसका उल्टा कर लें आप तो मॉर्गेजी के पास भी अपने पेमेंट को मांगने का राइट है, यानी लोन की रिकवरी का राइट है। और फिर वो फोरक्लोजर का राइट है उसके पास। इसी तरह मॉर्गेजर की बात करें तो इसके पास राइट टू रिडिम्पशन है। तो इन राइट्स की जो चर्चा हम लोगों ने की थी वो राइट्स और लाइबिलिटीज को आप लिखेंगे इसमें, जहां इस तरह की बात अगर आपसे पूछी जाएगी तब। सर और इसमें काइंड्स ऑफ, डाउट है जो हाँ काइंड्स ऑफ में, जैसे एक सिंपल मॉर्गेज बताया था आपने और एक हाँ बताया बिल्कुल था बिल्कुल। डॉक्यूमेंट टाइटल, इन टोटल 5 होते हैं। सिंपल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, दूसरा अगेंस्ट द ट्रांसफर, और एक आपका रहता है उपभोग बंधन, जिसमें अपना हाँ प्रॉपर्टी का राइट्स दे देते हैं यूज करने के लिए। हाँ, तो फिर से मैं पूरा सिंपल, नाम ले लेता हूँ, पूरा नाम ले ले रहा हूँ। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल, हाँ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, यानी जो आपको पोजीशन दे करके आपको एंजॉयमेंट का राइट दे रहा है, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज, इसी को आप कहते हैं कि भोग बंधन। जी, और इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, यानी आप अपनी डीड दे करके, जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो डीड दे करके बैंक को और लोन लेते हैं। और लास्ट है आपका एनामुलस मॉर्गेज। तो ये 6 तरह के, मेनली 5 तरह के हैं, और 5 में से किसी 2 को आपने मिला लिया तो उसी से बन जाता है एनामुलस मॉर्गेज। सर इसमें फर्स्ट में और जो है डॉक्यूमेंट टाइटल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट, हाँ मॉर्गेज फर्स्ट करता हूँ और, तो पेपर तो देने ही पड़ेंगे ना दोनों के केस में मेरे को। नहीं mortgage नहीं नहीं नहीं, जो एक्चुअल लीगल पोजीशन है, हम लोग चूंकि यहाँ लीगल थियरी पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं। तो थियरी ये कह रही है कि सिंपल मॉर्गेज में आप कुछ नहीं करते हैं, आप केवल अपनी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। और बेसिक जो बात है मैं आपको बताऊं कि पर्सनल लाइबिलिटी होती है सिंपल मॉर्गेज में, पर्सनल आपकी लाइबिलिटी होती है, ये बेसिक डिफरेंस है। और बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड वाले मैटर में यहाँ पे पर्सनल आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। मतलब उस केस में वो आपके प्रॉपर्टी के पेपर किसी दूसरे को ट्रांसफर करके अपने लोन की वसूली कर सकता है। हाँ उस तरह से कर सकता है, और प्रॉपर्टी को सेल और कर सकता है, इस, ये सब कर इसमें सकता है। इसमें सिंपल वाले में अगर जो प्रॉपर्टी आपने एक पेपर के माध्यम से जो उसके पास प्लेज किया, मतलब गिरवी हम्म रखा, मॉर्गेज किया, हम्म तो उस पेपर को कोर्ट में जाके वो चैलेंज करेगा कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा राइट से मुझे डिग्री दो, उसको फोरक्लोजर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यानी सेल का। सिंपल सिंपल मॉर्गेज में आप अपना जो टाइटल डीड है वो नहीं दे रहे हैं, आप सिंपल एग्रीमेंट कर रहे हैं पार्टीज के बीच कि हाँ मैंने लोन लिया, और वो पार्टी कहेगी हाँ लोन दिया, और हम लोगों के बीच ये टर्म्स कंडीशन है, तो ये अलग मैटर डीड हो गया। और जो मेन प्रॉपर्टी के पेपर है वो नहीं दिए जा रहे, यहाँ ये डिफरेंस हो गया, और पर्सनल लाइबिलिटी वाला डिफरेंस हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Sir, discuss the concept of lease and the rights and और liability of the lessor and lessee. हाँ, एक बार मैं थोड़ा सा ये इन लोगों के राइट्स और लाइबिलिटीज को भी पढ़ दूं फिर से, क्योंकि उस समय मैंने मोटे तौर पे ही आपको बताया। सर ये मॉर्गेज बहुत बड़ा है तो इसको सर एक बार बढ़िया से आपको रिवाइज भी कराना पड़ेगा।
मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट जो है। सर आवाज नहीं आ रही है To लग रहा है। redeem and production of accessions, right to accessions, right to let out, right to reasonable vast, right to direct passed on the someone else other। अब इसके बाद अगर इनके मॉर्गेजी के सर राइट्स की बात की जाए। आपकी आवाज ही कट गई थी बीच में। अच्छा, बीच में कट गई थी, चलिए तो सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। तो मॉर्गेजर के राइट की मैं बात कर रहा था, तो राइट टू रिडीम, राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ भी रिडीम करा सकता है और साथ अकेले एक प्रॉपर्टी को भी करा सकता है। राइट टू अप्रोप्रिएट एक्सेशन, राइट टू अप्रोप्रिएट इम्प्रूवमेंट, राइट टू रिन्यूअल ऑफ लीज, राइट टू इफेक्ट लीज ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ये उसके पास राइट है मॉर्गेजर के पास। और मॉर्गेजर के लाइबिलिटी की बात की जाए तो गारंटी हिज टाइटल, यानी जो उसने उसका टाइटल है प्रॉपर्टी में उसकी गारंटी वो देता है एक तरह से इम्प्लाइड तरीके से। डिफेंड हिज टाइटल, मेक पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्जेस, पे रेंट्स, डिस्चार्ज प्रायर इनकम्बरेंसेस, नॉट टू कमिट वास्ट। और अब इनके राइट्स और लाइबिलिटी की बात कर ली जाए मॉर्गेजी के, तो ये है राइट्स ऑफ मॉर्गेजी। राइट to foreclosure or sell, right to sue mortgager for the mortgage money, right to get receiver appointed, right to accession, right to have the benefit of renewed lease, right to spend money, right to receive proceeds और revenue sale। और liability की बात की जाए तो liability to manage the property with ordinary prudence, यानी अगर उसके पास possession होगा तब। collect rents and profits with due diligence, pay the government dues, spend money for necessary repairs, liability not to commit vast, apply the insurance money, liability to debit to himself, liability to account। ये सब इनकी लाइबिलिटी हो गई और राइट्स हो गए दोनों पार्टीज के। बोलिए अब क्या बोल रहे थे। सर इसमें जो रिडम्पशन का आपने राइट बताया था, ये कुछ बताया था ना कि ये कुछ स्पेशल राइट है, हम किसी तरीके से इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ पार्टीज इस पे कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगा सकते या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि किन्हीं परिस्थितियों में आप रिडीम नहीं करा पाएंगे। और इसका एग्जांपल मैंने दिया आपको कि मान लीजिए दोनों पार्टीज के ए और बी के बीच में मॉर्गेज डीड बनाई जा रही है, तो उसमें मॉर्गेजी ने उसमें टर्म्स डाल दी कि 5 साल के बाद आप रिडीम करा सकते हैं, लेकिन यदि आपने 6 महीने में या 2 महीने में रिडीम नहीं कराया तो फिर प्रॉपर्टी हमेशा के लिए आप रिडीम नहीं करा पाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं आपने क्लॉग लगा दिया, एक अवरोध लगा दिया, ब्रेक लगा दिया उस पर। तो इस तरह का क्लॉग आप नहीं लगा सकते राइट टू रिडीम पे। मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी के उसमें देखें तो ये फंडामेंटल हो गया ना हमारा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मॉर्गेज का मतलब ही उसके बारे में एक मैगजीन कही जाती है या एक कहें कि फ्रेज कहा जाता है कि मॉर्गेज इज ऑलवेज मॉर्गेज। वो हमेशा मॉर्गेज ही रहेगा, उसको किसी रूप में आप परमानेंट ट्रांसफर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट के रूप में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सर ये वाली कंडीशन तब तक ही एप्लीकेबल रहेगी ना, तब तक जो है, जो भी टर्म्स कंडीशन, इंटरेस्ट टाइम से पे करना है या फिर ईएमआई टाइम से पे करनी है, तब तक ये अलाउड रहेगा ना। अगर बीच में कोई डिफॉल्ट करता है तो उस केस में तो फिर उसके पास ही रहेगा ना, या तो फोरक्लोजर चार्जेस लेके या फिर सेल करके। नहीं, मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। सर आपने जैसे बताया है कि लाइफ टाइम के लिए वो मॉर्गेज नहीं रख सकता, उसके पास रिडेम्पशन का राइट है जो मॉर्गेजर है। तो एक कंडीशन ये आती है कि उनका जो ये भी डिसाइड होता है ना कि भाई टाइम पे, या तो जो मेरा जो लोन अमाउंट चुकाओगे वो आप ईएमआई के बेस पे चुकाओगे या आप मंथली या ईयरली इंटरेस्ट पे करोगे। अगर उस कंडीशन में वो डिफॉल्ट करता है तो फिर तो उसी के पास सारे राइट्स रहेगा ना। तो हाँ बिल्कुल, जब वो हाँ बिल्कुल, जैसे अगर मान लीजिए वो कंडीशनल सेल वाला मॉर्गेज था, इंग्लिश मॉर्गेज था, तो वो ऐसा कुछ उसमें टर्म्स कंडीशन डाल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज है और दूसरे कंडीशन के मॉर्गेज जो है वहां पे ऐसा नहीं वो कर सकता, यानी यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज जो है वहां कोई टर्म्स कंडीशन होती ही नहीं है इस नेचर की। में तो के पे एप्लीकेबल रहेगा ना कि लाइफ टाइम नहीं रख सकता। जब यूसुफ्रक्चरी में वो उसकी प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है उससे अपनी लोन अमाउंट कंप्लीट कर लेता है लोग। हाँ बिल्कुल हाँ, तो इस सेंस में आपको समझना होगा। ठीक, हाँ आगे।
सर ये 6 नंबर है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लीज एंड राइट एंड लायबिलिटी ऑफ लेसर एंड लेसी। हाँ, तो अब लीज को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को पता है कि जब एक प्रॉपर्टी एंजॉयमेंट के लिए दी जाती है तो उसी को हम लीज कहते हैं। और इसके कंसिडरेशन के लिए या तो हम प्रीमियम देते हैं या तो रेंट देते हैं। तो प्रीमियम जो है वो लंप सम हो सकता है, यानी एक बार में आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख दे दिया और टाइम डिसाइड कर लिया आपने कि हाँ ये 1 साल के लिए है 2 साल के लिए है, वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया, वो लीज खत्म हो जाएगा। और रेंट वाले मैटर में है कि आप जो है कोई प्रोड्यूस दे सकते हैं, कोई सर्विस दे सकते हैं, इवन कैश दे सकते हैं, और इस तरह से पीरियडिकली या मंथली आप देते रहेंगे और आपकी लीज चलती रहेगी। और वहां भी लीज का टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया जा सकता है कि ये 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, और आपने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं फिक्स किया होगा या उसके मंथली या ईयरली होने को डिसाइड नहीं किया है, तब लॉ प्रिज्यूम कर लेगा अपनी तरफ से कि हम लोगों ने बात की थी कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर मैटर में मान लिया जाएगा कि ये ईयरली है और बाकी इसके अदर देन कुछ और होगा तो हम मान लेंगे कि ये मंथली है। ये तो आपने डिफिनेशन बता दी। फिर आपको उसी डिफिनेशन में से निकाल के सारे एसेंशियल्स बता देना है। यदि आपसे पूछा जाएगा तो एसेंशियल्स में फिर वही आप लिखेंगे पार्टीज। पार्टीज में एक ट्रांसफरर होगा तो ट्रांसफरर को आप लेसर कह रहे हैं, ट्रांसफरी को लेसी कह रहे हैं। और कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को आप लीज डीड कह रहे हैं, कंसिडरेशन को आप प्रीमियम और रेंट कह रहे हैं। और प्रॉपर्टी जो होगी यानी सब्जेक्ट मैटर जो आपका होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। और मोड ऑफ ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर आप क्या कर रहे हैं तो राइट टू एंजॉयमेंट। और इसी तरह मॉर्गेज में जब आप ट्रांसफर क्या कर रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये मेन क्रक्स है दोनों का, तो ये तो मस्ट है लिखना आपको। तो यानी मॉर्गेज में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एंजॉयमेंट हो रहा है लीज में। यानी आप यहाँ पे एंजॉय के लिए दे रहे हैं प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को, और वहां आप एक इंटरेस्ट उसका क्रिएट कर रहे हैं रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। और फिर इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफर में जो दोनों पार्टीज के द्वारा, यानी एक खासियत है इसकी लीज की कि दोनों पार्टीज के द्वारा ही डीड एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये अपने आप में यूनिक फीचर है पूरे टीपीए का। बाकी पूरे टीपीए में कहीं भी दोनों पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूशन नहीं होना है, लेकिन लीज में दोनों पार्टीज के द्वारा ही एग्जीक्यूशन होना है। और यहाँ भी आप उसके लीज के अपने नेचर के अकॉर्डिंग, यानी 107 में जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका है उस तरीके के अनुसार आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिस्क्राइब्ड तरीका क्या होगा, यानी ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि डिपेंड करेगा रेंट के तरीके पे या लीज के तरीके पे। तो यदि ये ईयरली लीज होगा या ईयरली रेंट एग्रीमेंट होगा तो इसको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और ये मंथ टू मंथ होगा और 1 ईयर से कम का एग्रीमेंट होगा तो आपका ये बिना रजिस्ट्रेशन के या ओरल आप कर सकते हैं। इसीलिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो 11 मंथ का लीज कराया जाता है तो वो ओरल ही एक तरह का या बिना रजिस्ट्रेशन के ही वैलिड हो जाता है। तो ये हो गया लीज और लीज का तरीका। और लीज को समाप्त करने की बात 106 में की जा रही है। तो 106 में जो समाप्त करने का तरीका बताया जा रहा है कि यदि ईयरली होगा तो आप 6th मंथ की नोटिस दे करके उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, और अगर मंथली होगा तो 15 डेज की नोटिस देके आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। और जहां तक लाइबिलिटीज और राइट की बात है, लगभग वही सेलर, बायर और मॉर्गेजर, मॉर्गेजी के राइट्स और लाइबिलिटी की तरह यहाँ भी आपको सब कुछ बता देना। अभी तो सर कोई नया रेंट एक्ट आ गया ना सर, अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया अभी। तो रेंट एक्ट के लिए आपको, जब हम टीपीए की बात करते हैं तो टीपीए जनरल लॉ है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और ये ऑल ओवर इंडिया अप्लीकेबल है या उस पे इन्फोर्स है पूरे होल ऑफ इंडिया में। लेकिन जब आप रेंट कंट्रोल की बात करते हैं तो वो स्टेट वाइज होते हैं। जैसे यूपी का रेंट कंट्रोल अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा। तो उसकी बातें हमें यहाँ लाके नहीं जोड़नी है, वो स्पेशल लॉ है और वो टीपीए को प्रिवेल करता है, टीपीए को सुपरसीड करता है। तो उसका उल्लेख हम लोगों को यहाँ पे नहीं फिलहाल करना है। ठीक। इसका थोड़ा क्लियर कर देंगे कि बोथ पार्टी एग्जीक्यूट करेंगी, कैसे करेंगी सर? जैसे अब जो हम कह रहे हैं कि सेलर और डोनर या मॉर्गेजर ये अपनी तरफ से डीड को लिखते हैं, बनाते हैं और साइन करते हैं।
तो इनके अपने एग्जीक्यूट करने से ही वो वैलिड डीड बन जाता है। लेकिन रेंट एग्रीमेंट में आपने देखा होगा, हालांकि ये सभी एग्रीमेंट में जब व्यवहारिक तरीके से आप प्रैक्टिकल बात करें, तो जब आप सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं तो चाहे वो सेल डीड हो चाहे वो गिफ्ट डीड हो कोई भी हो, तो साइन दोनों पार्टी से होती है, नो डाउट। लेकिन वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर टीपीए। लेकिन लीज डीड के मामले में लीगल रिक्वायरमेंट है कि दोनों पार्टीज एग्जीक्यूट करेंगी। इसका मतलब कि दोनों पार्टीज साइन करेंगी और दोनों पार्टीज टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगी। कारण इसका क्या है, क्यों ये बात कही जा रही है स्पेशली, क्योंकि बाकी ट्रांजेक्शन्स में बाद में कोई लाइबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे आपको मंथ टू मंथ रेंट पे करना है, तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। इसलिए लेसी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। मैटर बस सिर्फ इतना सा है और कोई विशेष मामला नहीं है। सर इसमें एक डाउट है, जैसे आपने कंडीशन बताई कि लीज के केस में 6 मंथ का नोटिस पीरियड होता है और ईयरली लीज के मामले में, हाँ, और आपका जो रेंट के केस में 15 डेज का नोटिस पीरियड रहता है। तो अगर लीज कैंसिलेशन के बाद में कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही डिफाइन हो कि ये लीज अगर मेरे को कैंसिल करानी है तो उस केस में मेरे को इतने पीरियड का नोटिस देना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली आपका जो है रेंट एग्रीमेंट में 2 महीने का नोटिस पीरियड बोलते हैं मेट्रो सिटी में, कि अगर आपको 1 साल से पहले छोड़ के जाना तो 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। तो वो वाला सर कंडीशन फिर इसको अपोज करेगी या नहीं, मतलब इसके अगेंस्ट जाएगी या नहीं? अगर मैंने पहले डाल दिया कि भाई 1 साल पहले आप मेरे को बताना पड़ेगा, 5 साल की लीज बनाई है, तो उस केस में सर आवाज नहीं आ रही वो प्रिवेल करता है, सुपरसीड करता है टीपीए आपका वहां पे। मैं ये कह रहा हूँ कि रेंट कंट्रोल एक्ट स्पेशल लॉ है, तो वो सुपरसीड करता है, प्रिवेल करता है, तब वहां पे टीपीए पे एक्लिप्स लग जाता है। टीपीए वहां पे एग्जिस्टेंस इसकी नहीं मानी जाती है, एक बात। और दूसरी बात कि पूरा टीपीए जब पढ़ेंगे और आप और पूरा लीज वाला पोर्शन पढ़ेंगे, तो हर सेक्शन में ये बात लिखी हुई है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा, यानी तब टीपीए के जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल नहीं करेंगे, एक बात। तो अब लेकिन फिर भी ये बात आती है कि जब सब कुछ आप ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टीपीए क्या करेगा? तो इसका मतलब कि टीपीए के मेन जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए आपने अपनी सुविधा के लिए कोई टर्म्स कंडीशन लगाई होंगी, तो वो वैलिड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा आपने कहा कि 2 महीने का आपने लिखा हुआ है, तो वो प्रिवेल करेगी टर्म्स कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट की, कोई दिक्कत उसमें नहीं। मतलब टीपीए का रोल यहाँ पे यही है कि अगर फ्यूचर में दोनों पक्षों के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए उसको चेक करेगा रूल फॉलो हुए या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हाँ। और इसीलिए हर प्रोविजन, एक बात बस मैं पूरी कर लूं, सॉरी। हाँ, मैं केवल आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा था उस प्रोविजन की तरफ जो लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ और यूजेस टू द कॉन्ट्रेरी, यानी कोई लोकल लॉज है, कोई यूजेस है, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कॉन्ट्रेरी इस प्रोविजन के, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट, लोकल लॉ या यूजेस प्रिवेल करेगा। और आपने नहीं कुछ किया होगा तो ये हम बता रहे हैं सेक्शन 106 में, तब ये लागू हो जाएगा। ये आपको समझना है बस। पूछिए। लेकिन सर अगर लीज कर ली मैंने किसी की 5 साल के लिए, हाँ, इन द मीन टाइम मैं कहता हूँ 2 साल बाद ही मैंने तो प्रॉपर्टी सेल करनी, तो लीज ऑटोमेटिक कैंसिल होगी या नहीं होगी? नहीं होती, लीज कैंसिल नहीं होती। आपके सेल करने से लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। लीज परमानेंट नेचर का माना जाता है, इवन इसको इनहेरिटेबल माना जाता है, यानी आपके जो कहें आपकी एयर्स हैं वो उनको चला जाता है। ओके। जैसे मान लीजिए मैं कहीं रेंट पे हूँ, मेरी डेथ हो गई, तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे उस मकान में रहने के अधिकारी हैं जब तक का वो एग्रीमेंट है या जब तक वो रेंट देते रहेंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट Sir, explain the concept of gift under the circumstances. Can a gift be revoked? हाँ, तो पहले तो हम लोगों को थोड़ा सा गिफ्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, तो ये हमने डिफाइन कर दिया गिफ्ट को। और फिर अगर टर्म्स कंडीशन और सॉरी एसेंशियल्स बताना होगा तो वहां हम उसी तरह से बताते चले जाएंगे कि पार्टीज तो ट्रांसफरर, डोनर, डोनी, सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर में यहाँ ध्यान हमें रखना पड़ेगा स्पेशली कि यहाँ बोथ काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इन गिफ्ट।
तो क्या मतलब हुआ इसका कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज का गिफ्ट किया जा सकता है। और जितने और पीछे ट्रांजेक्शन्स की हम लोगों ने बात की, यानी मॉर्गेज, लीज, सेल, एक्सचेंज, यहाँ पे केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है। तो गिफ्ट में एक यूनिक फीचर आ गया, कंसिडरेशन नहीं होगा। दूसरा कि यहाँ दोनों काइंड्स की प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जाता है, और बाकी सब वही कंडीशन लगभग आप लिखेंगे। फिर जब मोड ऑफ ट्रांसफर में आप आएंगे तो यहाँ भी अपने आप में एक अलग यूनिक फीचर मिल जाता है आपको कि यहाँ ना ही हम वैल्यू की बात कर रहे हैं और ना ही हम लीज की तरह से ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ किस आधार पे मोड ऑफ ट्रांसफर बदलेगा? नेचर ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो आप ओरल या रजिस्टर्ड किसी तरह से कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तब केवल और केवल रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही आप गिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा, एटलीस्ट 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेशन भी मस्ट होगा, यानी मॉर्गेज में और गिफ्ट में, और गिफ्ट में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में अटेस्टेशन मस्ट है। बाकी किसी ट्रांजैक्शन में टीपीए के अटेस्टेशन मस्ट नहीं। और जैसा कि आपको एक भ्रम होगा कि जब आप रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं, सेल होता है तो वहां भी अटेस्टेशन होता है, तो वो ऑप्शनल है एज पर टीपीए, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैंडेटरी है 2 ट्रांजैक्शन के मामले में, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट और मॉर्गेज। तो सर इनमूवेबल प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट होता है तो वो तो फिर अपने रिलेशन में ही कर सकते हैं ना, अपने भाई को या हाँ, वो तो एक हमारे अपने, आप कहें कि सरकार ने हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए वो रोक लगाई हुई है कि आपके अपने भाई बंधुओं के बीच होगा तो हम टैक्स, ये सॉरी, आपसे जो रेवेन्यू है वो कम लेंगे, यानी केवल 5,000 रुपए लेंगे। बाकी आप किसी को गिफ्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो उसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, गिफ्ट कर सकते हैं, बट ये है कि अगर वो इनमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन वैल्यू उस पे लागू होती है, तो वो पे करके मैं उसको बिना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नियर डियर को ब्लड रिलेशन में करेंगे आप तो आपको वही आपको रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, नहीं स्टैंप नहीं देना पड़ेगा, ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक बात यहाँ पे और गिफ्ट के सेंस में होती है कि क्या गिफ्ट को एक बार देने के बाद आप रिवोक कर सकते हैं या कंडीशन लगा सकते हैं गिफ्ट में? तो गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता, जनरली गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता। पहली बात तो आपको आंसर करना पड़ेगा इस तरह से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है, तो इन जनरल एक बार गिफ्ट वैलिड गिफ्ट हो गया तो उस गिफ्ट को आप रिवोक नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन यदि गिफ्ट कंडीशनल है और डोनी ने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, तो जब तक फुलफिल नहीं किया है तब तक गिफ्ट को पूरा नहीं माना जाता है और उस ड्यूरिंग बिटवीन गिफ्ट को वापस लिया जा सकता है, यानी कैंसिल किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है। एक बात। दूसरा, जैसा कि हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में कि यदि कॉन्ट्रैक्ट करने में फ्रॉड किया गया, अनडू इन्फ्लुएंस है, आपको मिस रिप्रेजेंट किया गया है, फोर्स यूज किया गया है, तो उस कंडीशन में वो वाइडेबल हो जाता है। तो उस तरह की कोई कंडीशन आपके गिफ्ट में होगी तो गिफ्ट भी वाइडेबल हो जाएगा और डोनर के ऑप्शन पे वो नल एंड वाइड उसे डिक्लेयर किया जा सकता है। ये है उसका पूरा। ये तो सर हर ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है सर, ये वाला जो सॉरी, क्लोज है, ये तो हर ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है ये वाला क्लोज तो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैंने आपको याद दिलाया केवल कि जब आप लिखेंगे रिव्यू क्वेश्चन के बारे में तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। यस सर। और कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये 8 नंबर है, डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द प्रॉपर्टी लॉ। हाँ, तो लीज पेंडेंस की बात हम लोगों ने पीछे की थी। तो लीज पेंडेंस का मतलब है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी कब तक मानी जाती है? तो हम लोगों ने बात की थी कि प्लेंट फाइल करने से लेके और एग्जीक्यूशन तक पूरी प्रोसीडिंग को, यानी इसमें अपील भी आ जाती है, इसमें रिवीजन भी आ जाता है, इसमें ट्रायल भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। तो जब तक उस डिक्री को एग्जीक्यूट न कर दिया जाए तब तक पेंडेंसी ऑफ सूट माना जाता है। पहली बात तो ये पता चल गई। तो सर एक बार और बताओ, इसको मुझे समझ नहीं आया ये ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट यदि आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यही आपसे इस क्वेश्चन में जानने की कोशिश की जा रही है। तो जब हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा या इफेक्ट क्या होगा, तो ये बताने के पहले मैं कह रहा हूं कि हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि
ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट है क्या, या कब से कब तक इसे हम मानेंगे कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी है। तो उसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी का मतलब क्या है कि प्लेंट यानी प्लेंट के माध्यम से ही आप सूट फाइल करते हैं। चूंकि आपने सीपीसी अभी नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लेंट वर्ड से आप परिचित नहीं है। प्लेंट का मतलब होता है कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के सेंस में अभी आप फिलहाल समझ लें। तो आप कोड को अप्लाई कर रहे हैं किस बात के लिए कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग आपको कोई ग्रीवांस है और उस ग्रीवांस के रिगार्डिंग कोई रेमेडी लेने के लिए आपने कोड को अप्लाई किया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उस एप्लीकेशन से लेकर के और जब तक आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई डिक्री ना आ जाए, कोई ऑर्डर ना आ जाए, और जब तक वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए तब तक माना जाएगा कि वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट है। और इस बीच में वो अपील भी चल सकती है, इस बीच में रिवीजन भी चल सकता है, इस बीच में रिव्यू भी हो सकता है। सबको हम पेंडेंसी ऑफ सूट मानेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूं कि एक बात पता चल गई कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इसका प्रभाव क्या होगा यदि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफर की गई तो वो ट्रांजेक्शन वॉइड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द ऑर्डर और डिक्री ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का जैसा ऑर्डर या डिक्री आएगा उसके आउटकम के हिसाब से उसकी वैलिडिटी निर्धारित होगी। अब इसका मतलब मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज के बीच में सूट चल रहा था और ए ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया अपने पुराने टाइटल के हिसाब से। अब जो मिस्टर सी जो ट्रांसफरी थे ए के, सी को प्रॉपर्टी मिल गई, उन्होंने प्रॉपर्टी ए से ले लिया, लेकिन उसी समय कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है या डिक्री क्या आती है कि प्रॉपर्टी बी की है और प्रॉपर्टी बी को दे दी जाए। तो इसका मतलब अब सी का जो ट्रांजेक्शन था वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आउटकम किसके फेवर में चला गया, बी के फेवर में, और ट्रांसफर किसने किया था, ए ने किया था। तो यही बात हमको बस बतानी है और यही हमें समझना है। अब आप पूछेंगे कि सर इंटरिम ऑर्डर होता है उसको भी हम आउटकम मानेंगे इसमें? नहीं, इंटरिम ऑर्डर को आप कैसे मानेंगे, फाइनल जो आउटकम होगा उसको मानेंगे ना। इंटरिम ऑर्डर तो बहुत कुछ होता रहेगा बीच बीच में। नहीं, जैसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी उस पर स्टे लगा दिया इंटरिम। तो मैं वही कह रहा हूँ कि स्टे वगैरह तो ये जनरल टाइटल डिसाइड नहीं हो रहा है ना, या राइट्स तो डिसाइड हो नहीं रहे हैं। वो तो स्टे का मतलब होता है सिर्फ कि स्टेटस को मेंटेन करना, यानी आप उसको डिस्टर्ब ना करें। तो उसका उसके टाइटल पे या राइट पे कोई असर नहीं होता है। तो अभी जो हम लोगों ने समझा मेन बात कि जो आउटकम होगा उस पे डिपेंड करेगा वो ट्रांजेक्शन। और दूसरा एक बात कि फिर सी का क्या होगा, जो ट्रांसफर ही है। तो सी का ये होगा कि सी अपना सूट फाइल करके और ए से अपने कंसिडरेशन को बैक करने की मांग कर सकता है कि मुझे वापस कर दो भाई, प्रॉपर्टी तो मुझे मिली नहीं, तो मेरा कंसिडरेशन मुझे दे दो। यही उसके पास रेमेडी है या रिलीफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। ये एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एंड इट्स एसेंशियल कंडीशंस। हाँ, तो पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि अब बेसिक थोड़ा सा मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल समझेंगे आप तो इसके प्रोविजन को समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूँ आप लोगों को, और आप लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन अभी आपके पास पूरे पैसे नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी मान लीजिए 100 रुपए के, तो आपके पास 50 रुपए हैं और मुझे पैसे की अर्जेंट नीड है और मेरा काम 50 रुपए में चल जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको अगर प्रॉपर्टी पसंद है, लेना है, तो मुझे 50 रुपए तत्काल दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। 50 रुपए जब होगा तब दे करके 2 महीने में 3 महीने में जो भी टाइम दे दिया गया आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और आपको उस प्रॉपर्टी की नीड थी तो आपने कहा ठीक है, आप पोजीशन मुझे दे दीजिए और पैसे ले लीजिए, और जब हम एक सिंपल एग्रीमेंट इस समय कर लेते हैं और जब मैं पूरे पैसे दूंगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। तो इस पे दोनों पार्टीज एग्री करती हैं और पोजीशन दे दिया गया और एक पार्टी ने पैसे ले लिए। अब इसमें मैटर क्या है कि अपने अपने पार्ट पे कुछ ना कुछ दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया, और जो उनका अभी रिमेन पार्ट है उसको भी परफॉर्म करने के लिए एग्री है, टेंडर है, विलिंग है। तब जब तक सॉरी पोजीशन देना कंपलसरी इसमें क्या? हाँ, पोजीशन जब आप देंगे तभी ये रूल सेक्शन 53A अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमेशा कंपलसरी ही होगा। ओके। तो अब मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफरी जो है वो विलिंग है अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, अपना पैसा देने के लिए तैयार है, या जाकर के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार है, या जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज है उसे करने के लिए वो तैयार है। तब जब तक वो विलिंग है, जब तक वो नीडी है, तब तक ट्रांसफरर
को एक बात के लिए मना कर दिया गया है कि मिस्टर ट्रांसफरर, आप ट्रांसफरी के पोजीशन में इंटरवेन नहीं कर सकते हैं या इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसी पूरी बात को हम पार्ट परफॉर्मेंस के नाम से जानते हैं। अदरवाइज ट्रांसफरी को ना ही कोई टाइटल मिलता है, ना ही कोई उस प्रॉपर्टी या उस बिल्डिंग या उस प्लॉट के रिगार्डिंग कोई दूसरा राइट या टाइटल मिलता है। यानी टाइटल भी नहीं मिलेगा, राइट भी नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, अपने पोजीशन को बचाने का अधिकार मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा। किस सेंस में कि ट्रांसफरर या ट्रांसफरर का कोई एयर्स उसके पोजीशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और इसके द्वारा बाकी दूसरा कोई राइट क्रिएट ट्रांसफरी के फेवर में नहीं होता। और इसीलिए इसको आप कहते हैं कि ये सील्ड है, ना कि सॉर्ड है। यानी उसके पास तलवार नहीं है कि वो उससे वार करेगा, केवल अपना बचाव कर सकता है। नेक्स्ट सर, इसमें एक डाउट है। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भाई पार्ट परफॉर्मेंस, यानी सपोज कि किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए दे के मैंने उसका अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और होता भी है, और उसमें जो है पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं, उसमें 6 लाख जो भी मतलब 50 रुपए का, बोला कि 6 महीने में पेमेंट मैं आपको कर दूंगा। तो उस केस में क्या रहता है कि जिसने प्रॉपर्टी खरीदा है तो वो प्रॉपर्टी उसके पास पोजीशन भी आता है, तो सब कुछ होता है, बट वो 6 महीने बाद उसका चेक बाउंस हो जाता है, पेमेंट नहीं आता, और फिर फॉलो करने के बाद भी वो बाकी पैसा नहीं दे सकता। तो उस केस में मतलब यही वाला केस रहेगा, इसमें डीड कैंसिल हो जाएगी, जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाएगी, और जो जिसने सेल किया है वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस देने का अधिकार है उसका पैसा दे के। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको बस एक बात समझनी है कि ये सेल डीड नहीं है, और ना मॉर्गेज डीड है, ना लीज डीड है, केवल एग्रीमेंट हुआ है। अभी हुआ, ये आप कहते हैं कि इंटेंडेड ट्रांसफरर हुआ नहीं है कुछ अभी। सर अगर रजिस्ट्री होगी तो कंडीशनल सेल में आ गया ना एक तरीके से। रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया है तो उसी एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराया है, ये ध्यान रखना है। नहीं, जो रजिस्टर्ड होती है वो तो कंडीशनल हो गई ना कि इतने दिन में पेमेंट नहीं आई तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये मैं किस सेंस में कह रहा हूँ बात, कि एक हम सेल भी करते हैं कंडीशनल सेल, तो ये कंडीशनल सेल नहीं है। जब आपने ये कंडीशन डाल के सेल कर दिया, डीड सेल की डीड एग्जीक्यूट कर दिया आपने, तो वो कंडीशनल सेल में चला जाता है कि यदि पैसा शेष पैसा नहीं आया। सॉरी, वही मैं कह रहा था, जो यशवीर जी बता रहे थे वो कंडीशनल सेल में चला जाएगा वो। हाँ, तो जब आपको यहाँ क्या देखना है, मिश्रा जी, मॉर्गेज में आता है कंडीशनल। यहाँ पे क्या है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो जो इनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ ट्रांसफर होती है, सेल नहीं होती। यानी उसमें क्या रहता है कि मैं यही आपसे एग्रीमेंट ही है केवल, बस मैं आपको इसी बात के लिए सावधान कर रहा हूँ कि आप ट्रांसफर वर्ड यूज मत करिए। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है कि केवल एग्रीमेंट हो रहा है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और उस एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड करा लें या ना रजिस्टर्ड कराएं। तो रजिस्टर्ड कराएंगे तो आप एग्रीमेंट यदि सर नहीं फुलफिल होगा तो अपने आप ही फिर वो कैंसिल हो जाएगा। उसमें अपने आप कैंसिल नहीं है, इतने दिन में पैसे देना बस मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। जैसे मैंने कहा कि पहली तो सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको सेल वर्ड यूज नहीं करना है, ट्रांसफर वर्ड यूज नहीं करना है। दूसरा, ट्रांसफर के लिए एग्रीमेंट हुआ है, पहला बात मेन। दूसरा कि जैसा आपने कहा कि उसका चेक बाउंस हो गया, नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि वो अब विलिंग नहीं है अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए। ये बात उसके अपने कंडक्ट से खुद ही शो हो रही है, ये मसला वहां पे आएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रैक्टिकल वे में तो ये होता है कि जब भी कोई किसी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो सपोज कि 50% सामने वाली पार्टी के पास पैसा है, 50% लेके 50% का या जो भी अमाउंट उसके पास है, बाकी का वो पॉजिटिव चेक ले लेते हैं उससे। तो उसकी इसमें क्या रहता है कि जब वो डेट आ जाती है उसमें वो चेक प्रेजेंट करता है, क्लियर हो जाता है। क्लियर नहीं होता तो फिर वो बाउंस होता है, तो फिर उसको बोलते हैं कि पैसे दो, और वो नहीं देता तो सर वो रजिस्ट्री डीड कैंसिल हो जाएगी ना फिर वो, तो अगर पूरा पेमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें मेंशन रहता है कि फ्यूचर में इतना पैसा इस चेक के थ्रू इसने दिया है, और ये चेक के थ्रू मैं वही बात आपको सावधान कर रहा हूं कि जो आपने कहा कि मॉर्गेज में कंडीशनल सेल होता है, तो एक जनरल सेल भी होता है, कंडीशनल सेल होता है, तो ये आपको सावधान रहना पड़ेगा। सर अब आगे चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन सर 10 है ये। हाँ बताइए। Define actionable claims and discuss their legal हाँ and significance.
एक मिनट क्वेश्चन को रोक लीजिए, कुछ क्वेरी है सर पूछ लेने दीजिए। ये जो डॉक्टर ने पार्ट परफॉर्मेंस बोल रहे हैं, ये क्या मूवेबल इमूवेबल दोनों होगा या नहीं नहीं immovable? नहीं नहीं, केवल मूवेबल, क्योंकि हमने आपको पहले ही सबसे पहले बताया था कि सेक्शन हाँ 5 टू 36 37 तक केवल दोनों प्रॉपर्टी होगी, और हाँ 38 ऑनवर्ड्स 53A तक सभी केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, तब ठीक। चलिए, सर इसमें ये भी पूछ रहे हैं ना, एसेंशियल कंडीशंस वही होंगे जो आप बताएं। बिल्कुल, तब उसमें आप लिखेंगे कि पार्टीज, तो पार्टीज में आप लिखेंगे इंटेंडेड ट्रांसफरर, इंटेंडेड ट्रांसफरी, और फिर इसके बाद वही सब्जेक्ट मैटर, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, मोड, मोड तो वही कि आप रजिस्ट्रेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट का कराया है नहीं कराया है, और फिर पोजीशन ट्रांसफर हुआ हो पोजीशन का, फिर आप लिखेंगे एसेंशियल में कि पार्टीज ने अपने, यानी विशेष रूप से ट्रांसफरी की बात हो रही है कि ट्रांसफरी ने अपने पार्ट को परफॉर्म कर लिया हो या अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए विलिंग हो, ये सारी उसके एसेंशियल्स हो जाएंगे। ओके। चलिए सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 है, डिफाइन एक्शनेबल क्लेम्स, डिस्कस देयर लीगल नेचर एंड सिग्निफिकेंस। हाँ, तो सब इसमें आपको सबसे पहले वो बताना है कि व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम को आप कहते हैं कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब कि या तो ये कोई डेट हो, अनसिक्योर्ड डेट हो, या लोन हो, या कोई पिक्यूनरी लायबिलिटी हो, या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपका कोई इंटरेस्ट है जो प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में नहीं है, तो इसी को आप कहते हैं एक्शनेबल क्लेम, और जिसे कोर्ट रिलीफ देने के लिए बेस मानता हो जिसे, तो इस बात को आप कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। अब इसके बाद बात आती है कि एक्शनेबल क्लेम को आप ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर जो है वो अपने आप में एक यूनिक फीचर है कि विथ और विदाउट कंसिडरेशन, और पार्टी में फिर वही असाइनी और असाइनर हो जाएंगे, यानी ट्रांसफरर और ट्रांसफरी की जगह आप असाइनर और असाइनी का नाम लेते हैं। और इसके बाद जो मोड ऑफ ट्रांसफर होता है इसमें इन राइटिंग होगा, विथ साइन होगा, रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि 100 रुपए से अधिक होगा, 100 रुपए से कम होगा, मूवेबल होगा, इमूवेबल होगा, या वो कितने मंथ के लिए होगा, कितने ईयर के लिए होगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मोड होगा, रिटेन एंड साइन। और इसके बाद फिर एसेंशियल्स में आप बता सकते हैं कि आप नोटिस दें पार्टी को, नोटिस ना दें, और पार्टी को मिलेगा क्या, कि वही मिलेगा जो असाइनर के पास उस डेट में, ट्रांसफर की डेट में उसके राइट्स और लायबिलिटी हैं, वही राइट्स और लायबिलिटी असाइनी के पास जाएंगे। नेक्स्ट सर एक बार एक्शनेबल क्लेम का जो डेफिनेशन है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो एक बार और एक्सप्लेन कर दो अच्छा कि अच्छा, होता क्या बेसिकली एक्शनेबल क्लेम। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम मींस अनसिक्योर्ड लोन और डेट और एनी पिक्यूनरी लायबिलिटी, यानी कि कोई अनसिक्योर्ड डेट है या लोन है या पिक्यूनरी हमारी लायबिलिटी है। एक बात ये खत्म हो गई अपने आप में। फिर अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि या यानी और, ये किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट है जो मेरे पोजीशन में नहीं है। यानी मान लीजिए कि मैं जिस मोबाइल या जिस टैब से आपको पढ़ा रहा हूं, वो टैब मैंने आपको दिया था और टैब आप लोगों के पास है, तो यानी मेरे पोजीशन में नहीं है, और इस टैब में मेरा इंटरेस्ट है। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो मेरे पोजीशन में नहीं है और उसमें जो मेरा इंटरेस्ट है। तो एक ये है एक्शनेबल क्लेम, और दूसरा किसे हम एक्शनेबल क्लेम मान रहे हैं, कोई अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड लोन और पिक्यूनरी लायबिलिटी। यानी सिक्योर्ड लोन होगा, सिक्योर्ड डेट होगा, तो वो एक्शनेबल क्लेम में फॉल नहीं करेगा। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि हम लोगों के पास दो चार छोटे मोटे टॉपिक्स और होंगे, तो संडे को भी संभवतः ऑनलाइन आप लोगों के लिए रखा गया है क्लास। सर इसमें 2-4 क्वेश्चन बच गए हैं, उसको भी शॉर्ट में 10 मिनट में निपटाई दीजिए सर। यस सर, करवा दो सर, 2-4 जो भी क्वेश्चन है ना। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। असल में मैटर ये है ना कि मैं तो अपने पर्सनल लेवल पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरी वजह से कई लोग यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं खत्म करूं, तो सभी लोग ऑफिस बंद करके जाएंगे। नहीं सर, आप 10 मिनट में निपटा दो। नहीं सर, करा दो आप। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए। सर आपने ईजमेंट करा दिया है? क्या चीज? ईजमेंट लॉक ईजमेंट। हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन यही और बताता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ईजमेंट का मतलब होता है, ईजमेंट संभवतः हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में मैंने किया था, संभवतः ऑनलाइन नहीं किया था। तो ईजमेंट का मतलब होता है कि
किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मेरा किसी दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट। और ये किस लिए राइट कि मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर सकूं। अब इसका एग्जांपल मान लीजिए मेरा कोई मकान है और उस मकान में मैंने खिड़कियां खोली हुई हैं किधर, अपने एडजॉइनिंग प्लाट की तरफ। और जब मैंने खिड़कियां खोली थी तब मेरे एडजॉइनिंग प्लाट के लैंडलॉर्ड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और 20 ईयर्स तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो आफ्टर दैट 20 ईयर्स अब उस खिड़की से लाइट और एयर पाने का मेरा ईजमेंट हो गया, मेरा राइट हो गया और ये परमानेंट राइट में कन्वर्ट हो गया आफ्टर 20 ईयर्स। इसी बात को हम कहते हैं इजमेंट्री राइट, यानी जो राइट हमें कॉन्ट्रैक्ट से ना मिला हो, किसी ग्रांट से ना मिला हो, केवल और केवल एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी पे हमारे अपने यूज करने के कारण मिल गया, उसी को हम कहते हैं इजमेंट्री राइट। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा, किसी नेसेसरी या नीड के कारण हमें अपने प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए कोई राइट मिलता है तो उसे भी हम इजमेंट्री राइट या इजमेंट कहते हैं। अब नीड या नेसेसिटी का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए ये मकान था जिस मकान में मैं रह रहा हूं या जिस मकान में मेरी ऑफिस है, उस मकान के ओनर ने आधे मकान को अपने पास रखा और आधा मुझे सेल किया और सीढ़ी एक ही थी, स्टेयर एक ही था। तो उस ओनर ने कहा कि सीढ़ियों का यूज हम दोनों लोग करेंगे और बाकी जो पार्ट मैंने आपको दिया है वो पार्ट आपका होगा, बाकी जो मैंने नहीं दिया वो मेरा। तो यानी कि सीढ़ियों पे मेरा इजमेंट है या इजमेंट्री राइट है। ये बेसिक पता चल गया हम लोगों को कि व्हाट इज इजमेंट। और इजमेंट जो है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का दूसरे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही होगा, ये हमारा पर्सनल राइट नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है कि क्या इजमेंट्री राइट जो है वो पर्सनल राइट है, तो नहीं, ये प्रोप्राइटरी राइट है, ये पर्सनल राइट नहीं है। क्यों पर्सनल नहीं है कि इजमेंट को मैं अलग से यानी उस प्रॉपर्टी से अलग करके किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, किसी दूसरे को एंजॉय करने के लिए दे नहीं सकता, तो इसीलिए हम इसे पर्सनल राइट नहीं मानते। अब दूसरी बात आती है कि जिस प्रॉपर्टी पे ये राइट मिलता है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, और जिस राइट को सहन करना पड़ता है या जिसे बियर करना पड़ता है राइट को, उसको क्या कहते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी को राइट मिला होता है उसको डोमिनेंट हेरिटेज बोलते हैं, और जिस प्रॉपर्टी को बियर करना पड़ता है राइट को उसे कहते हैं सर्विएंट हेरिटेज, यानी अनुसेवी संपत्ति और अधिभावी संपत्ति। और इसमें एक बात आपसे पूछी जाती है कि ये मॉर्गेज डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी ईजमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति आकर के उसमें किसी तरह का आपको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, इंटरफेयर करता है आपके राइट में, तो इसी को कहते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट। अब इसमें रेमेडी क्या है, व्हाट आर रेमेडीज इन सच केसेस। तो आप सूट फाइल कर सकते हैं अपने नाम से, आपको अब लैंडलॉर्ड को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, यानी जिस एडजॉइनिंग लैंड पे आप अपने राइट को एंजॉय कर रहे हैं तो उस एडजॉइनिंग लैंड के लैंडलॉर्ड को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने नाम से उस इंक्रोचर के या उस इंटरफेयर करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट सूट फाइल करके रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके ट्रेसपास के लिए नहीं आप करेंगे, सिर्फ अपने इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग आप सूट फाइल करके रेमेडी ले सकते हैं। यही है पूरा आपका ईजमेंट और डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट और रेमेडीज इन सच केसेस, यानी डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट के लिए रेमेडीज। सर इसमें जो ईजमेंट आप बता रहे हैं वो और किसी की प्रॉपर्टी से है ना, हमें अपनी हाँ नहीं बिल्कुल ना? बिल्कुल, अपनी रह रहेगी तो फिर मतलब ही क्या, तब तो आपकी ही दोनों प्रॉपर्टी है, तो फिर ईजमेंट का कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट बोलिए जल्दी से। ये 11 नंबर ईजमेंट में जो है पूरा ईजमेंट एक्ट आएगा या केवल इसके बारे में पूछा जाएगा? बस इसी तरह से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा पूरे एक्ट के बारे में। एक्ट में तो लगभग 60-65 सेक्शंस हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं है ना, मतलब नहीं नॉर्मल नहीं, ईजमेंट है और क्यों है उसमें, ये दोनों को डोमिनेंट और सर्वेंट को एक्सप्लेन कर दो, और उसके टाइप क्या है, टाइप भी हाँ पूछे अब जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कैसे इसे एक्वायर किया जाता है। तो एक्वायर मैंने बताया दो तरीका है, ये नेसेसिटी और नीड से हो सकता है, या फिर आपने प्रेस्क्रिप्शन से, जैसे कि मैंने कहा कि 20 साल तक लगातार आप अनइंटरप्टेड यानी बिना किसी व्यवधान के आप यूज करते रहे।
और गवर्नमेंट लैंड होगी तो 30 ईयर्स हो जाएगा, 30 20 की सर। जगह 30 हो जाएगा। नेक्स्ट। ठीक। आने जाने का रास्ता भी होगा। हाँ हाँ, रास्ता, प्रकाश, कुछ भी, यानी मछली पकड़ने का अधिकार, पेड़ से लकड़ियां तोड़ने का अधिकार, कुछ भी हो सकता है ना, अपने अपने घर के पानी को बहाने का अधिकार, कुछ भी। सर ये ऑस्टेंसिबल ऑनर एंड राइट ऑफ बोनाफाइड परचेजर। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब कि जो ओनर एक्चुअल ओनर नहीं है, लेकिन उसको रियल ओनर ने उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि बेनामी ट्रांजैक्शन का ये एक तरीका है। और रियल ओनर ने अगर पोजीशन भी दे दिया उस ऑस्टेंसिबल ओनर को, तो वो ऑस्टेंसिबल ओनर यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है अपनी प्रॉपर्टी, और ट्रांसफर ही गुड फेथ में ये समझते हुए कि ऑस्टेंसिबल ओनर की ही प्रॉपर्टी है, और वो परचेज कर लेता है कंसिडरेशन के साथ, तो फिर रियल ओनर उस ट्रांसफर को इस बेस पे चैलेंज नहीं कर सकता कि रियल ओनर मैं हूं, इसलिए ऑस्टेंसिबल ओनर को राइट नहीं था और उसने ट्रांसफर किया है, तो ये ट्रांसफर वाइडेबल है। तो रियल ओनर के चैलेंज करने से वो वाइडेबल नहीं होगा। यही है पूरा ऑस्टेंसिबल ओनर। ओके सर, सर अभी पावर ऑफ सर ये क्वेश्चन 12 है, प्रोविजन ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर अंडर द एक्ट। सर हाँ, एक conditional- डाउट है कॉन्स्टिट्यूशनल ओनर में। हम्म सर इसके रिगार्डिंग जो पावर और अटॉर्नी के थ्रू ट्रांसफर होता है वो भी इसमें आएगा? नहीं नहीं, वो तो वैलिड ट्रांसफर है, क्योंकि जब हम लोगों ने सेक्शन 7 में पढ़ा था तो वहां हम लोगों ने बात की थी कि सेक्शन 7 बात करता है कि या तो ट्रांसफरर एंटाइटल हो प्रॉपर्टी के लिए, या तो अथराइज्ड किया गया हो। तो अथराइज्ड का मतलब वही पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो वैलिड ट्रांसफर है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सर ये क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड लीज ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, तो सेल, गिफ्ट और लीज। सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, लीज। अच्छा, तो अब चारों में जब आपको अंतर करना होगा, तो सेल जो है वो वहाँ ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है, लीज में एंजॉयमेंट ट्रांसफर किया जाता है, गिफ्ट में ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है, और एक क्या था, एक्सचेंज। हाँ जी, एक्सचेंज। हाँ, तो एक्सचेंज में भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। फिर अब आप प्रोविजंस लिखेंगे कि डिफरेंस रिगार्डिंग प्रोविजन, तो एक को आप बताएंगे कि 54 में डिफाइन किया गया है, एक को बताएंगे कि एक्सचेंज को 118 में डिफाइन किया गया है, और लीज को 105 में डिफाइन किया गया है, और गिफ्ट को 122 में डिफाइन किया गया है। फिर क्या लिखेंगे आप, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, यानी सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर सेल में केवल जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, एक्सचेंज में इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी होंगी, गिफ्ट में भी दोनों प्रॉपर्टी होंगी, और लीज में केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। सर ये तो यानी आप, कंडीशनल ट्रांसफर भी है एक। हाँ, तो कंडीशनल और कंडीशनल ट्रांसफर, और बस केवल कंडीशनल ट्रांसफर आ रहा, प्रोविजन रिलेटेड टू कंडीशनल ट्रांसफर अंडर द एक्ट। ये अलग से क्वेश्चन है या उसी में जुड़ा हुआ है? अलग से क्वेश्चन है ये। अच्छा, अलग से। तो कंडीशनल ट्रांसफर का मतलब ये है कि एज पर सेक्शन 7 प्रॉपर्टी को आप कंडीशनल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अनकंडीशनल भी कर सकते हैं। तो अनकंडीशनल का मतलब एक्सचेंज, सेल, गिफ्ट, ये अनकंडीशनल है। और कंडीशनल का मतलब लीज, मॉर्गेज, यहाँ पे कंडीशंस लगी हुई हैं, केवल आपको लिमिटेड राइट दिए जा रहे हैं, केवल आप एंजॉय कर सकते हैं, केवल आपका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। तो इस सेंस में कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफर की बात की जा रही है। नेक्स्ट। सर ये explain the legal provision relating to the fraudulent transactions, fraudulent transfer and transfer by co-owners। हाँ, तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का मतलब यह है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नहीं, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लेंगे तो मॉर्गेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपने किसी क्रेडिटर से लोन लिया और उस क्रेडिटर को पैसा देना ना पड़े, तो उस क्रेडिटर को डिफीट करने के लिए या डिले करने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया तो सो मोटो, यानी केवल ट्रांसफर कर देने मात्र से वो ट्रांजैक्शन वाइडेबल नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि क्रेडिटर चैलेंज करता है उस ट्रांसफर को, तब वो ट्रांसफर वाइडेबल हो जाएगा और उस क्रेडिटर के बिहाफ पे या उसके इंस्टांस पे उसको वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये है आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। सर एक बार दोबारा बता दीजिए वाला। मैं ये कह रहा हूं कि आपने किसी से लोन लिया हुआ है, आपके ऊपर कोई डेट है और आप उस डेट से बचने के लिए, क्रेडिटर को वापस ना करना पड़े,
अपनी प्रॉपर्टी को, आपके पास जो प्रॉपर्टी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो ये ट्रांजैक्शन केवल डेट होने के यानी डेट की एग्जिस्टेंस की वजह से वाइडेबल नहीं होगा। लेकिन जब क्रेडिटर चैलेंज करेगा उस ट्रांसफर को कि मेरे डेट को चुकाने से बचने के लिए पार्टी ने ट्रांसफर किया है और इस ट्रांसफर को वाइडेबल डिक्लेयर कर दिया जाए या नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, तब वो ट्रांजैक्शन वाइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द मॉर्टगेजी अंडर नहीं सर, इसमें को-ओनर रह गया ना, को-ओनर ट्रांसफर। अच्छा, को-ओनर अगर ट्रांसफर करता है तो को-ओनर का ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर होता है, यानी को-ओनर हमेशा अपने पार्ट को, अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, ये वैलिड ट्रांसफर होगा एज पर सेक्शन 44। अब सर अगला है डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द मॉर्टगेजी एंड वेरियस टाइप ऑफ मॉर्टगेजेज। ये तो हो गया, ये तो मैंने चर्चा की थी अभी जस्ट। और आगे भी आपने कर ही दिया, एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स विद द रिलेवेंट सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मुझे लगता है कि सब हो गया और बचा होगा भी कुछ। तो संडे को क्लास एक रखी गई है आप लोगों के लिए, ऑनलाइन क्लास चलेगी, आप घर बैठे जहां भी होंगे वहीं से। थैंक यू, गुड नाइट सर।